आज हम पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी को पढ़ेंगे। यह वीडियो पार्ट फर्स्ट है। इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी की परिभाषा, पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक तथा अजैविक घटकों को पढ़ेंगे। वहीं पार्ट सेकंड के अंतर्गत हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल तथा पारिस्थितिकी पिरामिड को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी की परिभाषा। पारिस्थितिकी शब्द की खोज का श्रेय वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को जाता है। इन्होंने बताया पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ऑंकियो तथा दूसरा है लीज। इसे हम ऑंकियोलीज कहते हैं, जहां पर ऑंकियो का अर्थ होता है घर, वहीं लीज का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के उनके घरों के आधार पर अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसा कि आपको यह डायग्राम दिख रहा है, यह ठंड स्थल पर पाए जाने वाले घर हैं। आपको मैक्सिमम देखने को भी मिला होगा। इस घर का नाम है इग्लू। इसके अंतर्गत यहाँ पर एस्किमो नामक जीव निवास करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हमें इग्लू पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं तो हम एस्किमो नामक जीव का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यह डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर ग्रीन कलर की काईनुमा संरचना आपको देखने को मिल रहा है। इसे हम एल्गी या शैवाल कहते हैं। ये मैक्सिमम नमी वाले स्थानों पर या पानी में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि हम तालाब पारिस्थितिकी या समुद्र पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं तो हम शैवाल का अध्ययन कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यह डायग्राम आपको दिख रहा है। मछलियों का घर पानी है, आप सभी को पता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तालाब पारिस्थितिकी के अंतर्गत या समुद्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के उनके घरों के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र इस शब्द की खोज का श्रेय सर्वप्रथम वैज्ञानिक आर्थर टांसले को जाता है। इन्हें हम एजी टॉन्सले भी कहते हैं। इन्होंने इसकी खोज 1935 में की थी। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी अभी हमने पढ़ा। पारिस्थितिकी से तात्पर्य है हमारा कि जीव जंतु या पेड़ पौधे के उनके घरों के आधार पर अध्ययन करना। अर्थात हमारे घर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर सजीव और निर्जीव दो घटक हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी के आधार पर एक तंत्र का निर्माण होता है। इसे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत यह एक पूरा सिस्टम है जिसमें जैविक तथा अजैविक घटक पाए जाते हैं। जैविक से तात्पर्य है जीव जंतुएं, पेड़ पौधे, वहीं अजैविक से तात्पर्य है समुद्र, नदियां, पर्वत, मरुस्थल। इनके अंतर्गत इन दोनों घटकों में एक गहरा संबंध स्थापित होता है। इसके कारण ही एक तंत्र का निर्माण हो पाता है। जैसे किसी पौधे को लगाने के लिए हमें मृदा की आवश्यकता होती है और उनकी वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। यह पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, वहीं ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे का मृदा से, जल से और वायु से एक संबंध स्थापित हो रहा है। इसी प्रकार से वायु का भी पेड़ पौधे से संबंध स्थापित हो रहा है, जल का भी पेड़ पौधे से संबंध स्थापित हो रहा है और मृदा का भी पेड़ पौधों से संबंध स्थापित हो रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं तो एक यहाँ पर एक तंत्र, एक पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है और इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत ये सारे जितने भी तत्व हैं, जैविक और अजैविक, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है। इसके अंतर्गत दोनों घटकों की, जैविक तथा अजैविक, दोनों की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी समुदाय एवं वातावरण
दोनों की रचना और कार्य की दृष्टि से एक तंत्र की भांति कार्य करने वाले इस तंत्र को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अजैविक घटक। अजैविक घटक यह पारिस्थितिकी तंत्र के संरचनात्मक पहलू है। इसके अंतर्गत हम बात करें, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आते हैं। इन्हें हम अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से पढ़ते हैं। कार्बनिक पदार्थ यह यौगिकों के रूप में हमारे वातावरण में उपस्थित होते हैं, परंतु यह एक साइकिल के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल। इस रूप में हमें यह वातावरण में उपस्थित मिलते हैं। कार्बनिक पदार्थ, इनके अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा आता है। यह जैव भार अर्थात बायोमास के पर्यावरणीय तत्व के रूप में विद्यमान रहते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ अर्थात कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, इनके चक्रण पूरे होते हैं, तभी यह जैविक घटकों में प्रवेश कर पाते हैं, अर्थात यह तभी कार्बनिक पदार्थों में बदल पाते हैं। जैसे जलवायु निर्धारण करने में नमी, आर्द्रता, ताप या सूर्य का प्रकाश, ये सभी सहयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम अर्थात जैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को उनके पोषण के आधार पर अलग अलग रूप से विभाजित किया गया है। जैसे स्वपोषी। स्वपोषी हम उन्हें बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। सेकंड है परपोषी। यह भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सूक्ष्म जीव, इन्हें हम अपघटनकर्ता बोलते हैं। वहीं लास्ट है मनुष्य। मनुष्य सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी प्रकार के पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उत्पादक, जिन्हें हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया उत्पादक व स्वपोषी, यह उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए यह किसी पर निर्भर नहीं होते हैं और इसके लिए यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही अपना भोजन पत्तियों में बना पाते हैं। सभी प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें हम परपोषी कहते हैं, क्योंकि यह अपने भोजन के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यह हमेशा उत्पादक अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे, वहीं यह दूसरे प्रकार के जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत हमें 3 प्रकार के उपभोक्ता देखने को मिलते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत सभी प्रकार के शाकाहारी जीव जंतु आते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, खरगोश, भेड़, बकरियां, गाय। ये हमेशा उत्पादक पर ही निर्भर रहती हैं, ये हमेशा भोजन के रूप में उत्पादक को ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मांसाहारी जीव जंतु आते हैं, इन्हें हम कॉर्निवोर्स भी बोलते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। लोमड़ी, भेड़िया, शेर और शार्क, ये हमेशा अपने भोजन के रूप में दूसरे जीवों को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तृतीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो उत्पादक, उपभोक्ता अर्थात
प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, वह अपने भोजन के रूप में वनस्पतियों और मांस, मछली सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए हम इन्हें टॉप कंज्यूमर या ओमनिवोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिकम्पोजर्स, अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे के मृत शरीर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह मृत जानवर को खाकर वहाँ के पर्यावरण को साफ करने का कार्य करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, किसी भी मृत जानवर की शरीर वहाँ के उपस्थित मृदा तथा वायु को प्रदूषित करती है, जिसके कारण विषैले गैस पूरे वायु में फैल जाते हैं। इसलिए यह सूक्ष्मजीव उनको खाते हैं तथा हमारे प्रकृति को साफ रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए हम इन्हें प्रकृति का मेहतर या प्रकृति का सफाईकर्ता कहते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताए गए पारिस्थितिकी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जितने भी तथ्य मैंने आपको बताया वो काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं पार्ट सेकंड वीडियो अपलोड करूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी यह पारिस्थितिकी का पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आएगा। आप मेरे इस चैनल साइंस गैलेक्सी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।